नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर किसी नेता पर बार बार हमले किए जा रहे हैं और वो भी बेवजह किए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो नेता कामयाब होने जा रहा है। अब राहुल गांधी के साथ आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। राहुल के जब से अमेरिका में कदम पड़े हैं, बीजेपी जैसे उनके पीछे पड़ गई है। शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता बीजेपी के, जो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल है, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि इन्होंने तो देशद्रोह कर दिया है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। अब राहुल गांधी ने देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं कही, लेकिन फिर भी हमले पर हमला जारी है। चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता। अब दोस्तों, अभी तक तो राहुल गांधी पर हमला शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे या कोई बीजेपी का मंत्री कर रहा था, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि आज तलवार लेकर अमित शाह खुद मैदान में उतर आए और अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं और देश को बांटने वाली, देश को विभाजित करने वाली, डिवाइड करने वाली बातें वो विदेश की धरती से कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं। ये अमित शाह का आज स्टेटमेंट है उनके ट्विटर पे, और इसको लेकर गोदी मीडिया ने कोहराम मचा दिया राहुल गांधी के खिलाफ। अब सोशल मीडिया पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साहब, अमित शाह ने आज ये बात इसलिए कही क्योंकि कई दिनों से अमित शाह राहुल गांधी पर बौखलाए हुए हैं। बौखलाए इसलिए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उनके बेटे जय शाह को नौसिखिया बता दिया था। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। अब दोस्तों, अपने बेटे की बुराई सुनकर हो सकता है अमित शाह राहुल गांधी से तिलमिला गए हों, लेकिन ये असली वजह नहीं है। राहुल गांधी को जो टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, या यूं कहें टारगेट नंबर 1 पर राहुल गांधी है, इसकी असलियत मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि बीजेपी के लिए इस वक्त राहुल गांधी टारगेट नंबर 1 क्यों है। और बीजेपी क्या, मोदी और शाह के लिए राहुल टारगेट नंबर 1 क्यों है। वाई राहुल गांधी इज टारगेट नंबर 1 फॉर मोदी एंड शाह। मुझे लगता है इसके पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन 2 ऐसे कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी क्यों है टारगेट नंबर 1। अब दोस्तों, राहुल गांधी क्यों है टारगेट पर, सबसे ऊपर नंबर 1 पर, उसका जो प्रमुख कारण यह है कि 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। बड़े क्रूशल चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, नतीजा अगले महीने है। और उसके बाद महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य, वहाँ चुनाव होना है। झारखंड में चुनाव होना है। अब बदकिस्मती देखिए मोदी जी की कि इन 4 राज्यों में बीजेपी पिछड़ रही। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। और आगे कौन है? कांग्रेस, इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस क्यों आगे है? इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, वो राहुल गांधी का नया अवतार है। राहुल गांधी की जो नई लीडरशिप है, ये सबसे बड़ा कारण है जहां पर इंडिया अलायंस, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का झारखंड हो, राहुल गांधी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इसीलिए वो निशाने पर है। अब दोस्तों, कारण नंबर 2, और ये कारण नंबर 2 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह के नतीजे आने की संभावना है, जिस तरह के सर्वेज आ रहे हैं, जो ज़मीनी सच्चाई है इन 4 राज्यों की, बीजेपी ये चुनाव ऐसा लगता है हार रही है, हाथ से निकल रहा है मोदी और शाह के। और अगर ये 4 राज्य मोदी के हाथ से निकले या 4 में से 3 निकले, तो अल्पमत में जो मोदी हैं, 240 पर खड़े मोदी के लिए संकट गहरा सकता है। यानी उनकी स्थिति सरकार में और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जो बीजेपी में बगावत का धुआं है अंदर ही अंदर, ये जो नाराज़गी चल रही है, ये धुआं एक तो आग में बदल सकता है, अंदर से प्रेशर आ सकता है। और इससे भी बड़ी बात, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, बड़े बड़े दल, नीतीश कुमार, उनको अगले साल चुनाव लड़ना है बिहार में। क्या वो मोदी के साथ जाएंगे?
एक हारे हुए मोदी के साथ जाएंगे वो अगला चुनाव लड़ने के लिए। फिर नायडू बाबू क्या उम्मीद रखेंगे मोदी से अगर ऐसी स्थिति होती है कि मोदी और कमज़ोर होते हैं। चिराग पासवान वो भी नाराज़ हैं और हो सकता है तब उनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़े। तो सहयोगी दल भी पुनर्विचार कर सकते हैं। एक तरफ मोदी जी के लिए बीजेपी में भीतर ही भीतर बगावत है, आरएसएस का भी प्रेशर है, और सहयोगी दल जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं वो भी पुनर्विचार कर सकते हैं कि इनके साथ कितना दूर और चलें। और ऐसी स्थिति में खेल इंडिया अलायंस के हाथ में होगा, खेल लीडर ऑफ अपोजिशन के हाथ में होगा। और ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, मेरे भी सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी की एक टीम है जो नीतीश कुमार के भी संपर्क में है, नायडू बाबू के भी संपर्क में है, चिराग के भी संपर्क में है। जी हाँ, संपर्क में है टीम। अब जाहिर तौर पर नवंबर के बाद अगर ऐसा होता है जिस तरह की इबारत दिख रही है दीवारों पर, राहुल गांधी क्या पहल करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे इस सरकार को गिराने की, अगर उनको लगता है कि सहयोगी दल नीतीश और नायडू भी मन बना रहे हैं, बीजेपी में प्रेशर भी बढ़ रहा है। राहुल गांधी नवंबर के बाद क्या बड़ा खेल कर सकते हैं? और इस तरह के इंडिकेशंस हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज इसी सवाल को मैं और ज़्यादा डाइसेक्ट अंदर तक करना चाहता हूं कि नवंबर के बाद कौन सा तूफ़ान आ रहा है सियासत में। आज हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, लेकिन प्रोफेसर रवि कांत होंगे। प्रोफेसर रवि कांत साहब को मैंने आज इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि एक तो राहुल गांधी को ट्रैक कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। ज़्यादातर राहुल गांधी के बहुत से ऐसे उनके फंक्शंस हैं जहां मंच साझा किया प्रोफेसर रवि कांत ने। इनसाइड कांग्रेस, इनसाइड इंडिया अलायंस की जानकारी प्रोफेसर रवि कांत के पास है। आज उनको ही बुलाया, उनसे भी पूछूंगा, आखिर में पूछूंगा जाहिर तौर पे। आखिर तक देखिएगा होने क्या जा रहा है सर्दी आने पर। प्रोफेसर साहब, अभी तक तो मोदी जी शहजादा कर रहे थे, राहुल गांधी पर कहीं हम देख रहे थे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, कहीं जेल भेजने की तैयारी है, कभी स्पीकर उनके ऊपर आ गए, लेकिन अटैक मोदी जी कर रहे थे। लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे अमित शाह ने मोदी जी से बल्ला ले लिया है, अब बैटिंग अमित शाह कर रहे हैं, हमला अमित शाह कर रहे हैं। अचानक अमित शाह कैसे आगे आ गए? अमित शाह आगे आ गए, ये देखिए कि पीछे कौन है। मोदी जी दरअसल अमित शाह के पीछे छिप रहे हैं। खेल तो सारा नरेंद्र मोदी का ही है, लेकिन उन्हें सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो कहा, मुझे लगता है कि उसका विश्लेषण होना चाहिए, और अगर कुछ गलत बोला तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो कहा, मुझे लगता है कि बहुत बौद्धिक ढंग से उन्होंने अपना विचार रखा कि किसी भी समाज में अगर समानता स्थापित हो जाती है तो फिर आरक्षण की जरूरत नहीं होती। और ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, दीपक जी, ये बात डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे। बस फर्क ये है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लिया जी। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उसको ले उड़ी कि साहब राहुल गांधी को आप आरक्षण विरोधी घोषित कर दें, अब इसके पीछे खेल क्या है? खेल यह है कि पिछले 2-3 साल में राहुल गांधी ने आरएसएस के पूरे एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी जो चाहती थी कि आरक्षण हम खत्म कर दें और संविधान हम बदल दें, वो राहुल गांधी ने नहीं होने दिया। उस पर खुल करके वो बैटिंग कर रहे थे। अब एक और कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों, तो सच्ची बात बताए दीपक जी। जी बताइए दीजिए। सच्ची बात यह है कि अमित शाह के भीतर टीस बहुत बुरी है, बहुत बड़ी टीस है। अब वो टीस ये है, आप कुछ दिनों पहले का ही आप वीडियो देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अंबानी अडानी की आलोचना करते करते अमित शाह के बेटे पर चले गए और ये कहा कि जिनको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, जय शाह, वो साहब आईसीसी के कैप्टन बने हुए हैं। तो असली टीस तो ये है कि बेटे को भी नहीं छोड़ा, बेटे को भी लपेट दिया। इसलिए अमित शाह
राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से हमलावर है। इस तरह से हमने जी 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 बड़ी बात डॉक्टर साहब कही आपने, कहा कि कहीं कहीं ना कहीं जो टीस है, जो तीर बहुत भीतर तक अमित शाह के लगाए छाती में, वो ये है कि राहुल गांधी ने जय शाह के बारे में कहा कि साहब बल्ला चलाना नहीं आता, लेकिन क्रिकेट का पूरा ठेका इनको दे रखा है, देश का विदेश का। लखड़ा साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल, और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर मोदी रिएक्ट करते हैं, अमित शाह रिएक्ट करते हैं, जैसे एक बौखलाहट, एक तो होता है कि चलिए भाई मैंने कुछ कहा आपने उसका जवाब दे दिया, एक ये है कि राहुल गांधी ने कुछ भी बोला उसका तिल का ताड़ बनाना, और बौखलाहट में राहुल गांधी के बारे में इतना कुछ बोल देना। ये जो बौखलाहट है किस वजह से? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं मोदी की सरकार गिराने का खेल तो नहीं शुरू करने जा रहे नवंबर के बाद? कुर्सी तो नहीं खींच रहे हैं, दरी तो नहीं खींच रहे हैं मोदी जी के पैरों के नीचे से राहुल गांधी? वो बताइए अंदर की खबर। देखिए, अब 4 राज्यों में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जर्जर हालत की परिकल्पना की जा रही है, जो उसके बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है और इसकी जो बैसाखियां हैं, वो बैसाखियां राहुल गांधी तय करेंगे कि वो बैसाखियां कब अपना बैसाखियां हटाएं सरकार से। क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव के हारने के बाद कोई औचित्य, लोकस स्टैंडी, इस सरकार का इकबाल वो बचा नहीं रह जाएगा। ऐसी सूरत में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक शक्तियों का एकीकरण जो देश में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें एक निर्विवाद नेता के तौर पर राहुल गांधी उभर रहे हैं। और राहुल गांधी न केवल उभर रहे हैं, बल्कि जो राजनीतिक शक्तियां हैं विपक्ष की, उनमें सीमेंट का काम भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, आपने कहा निर्विवाद नेता के तौर पर उभर रहे हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष बन चुके हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर है, क्या राहुल गांधी अब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? क्या मोदी के बाद इट विल नॉट बी अमित शाह, मोदी के बाद अब योगी और अमित शाह नहीं होंगे, मोदी के बाद अब राहुल गांधी है? देखिए, इसमें कोई बहस, देखिए जो राष्ट्रीय ध्रुवीकरण राजनीतिक ताकतों के बीच में, क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में, और ऐसी तमाम पार्टियां जो कांग्रेस विरोध के नाम पर जानी जाती थी, वो सारी राजनीतिक शक्तियां, अधिकांश राजनीतिक शक्तियां ये कांग्रेस के छत्र के नीचे, कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उसके एजेंडे के तहत और उसके अम्ब्रेला के तहत उसके छतरी के नीचे आ गई हैं और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के लिए तैयारी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है देश के सामने। अब राहुल गांधी ही एक विकल्प के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो विजन डेवलप किया है, वो विजन को बाकी पार्टियां भी अपना रही हैं और उस विजन पे बातें कर रही हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डीएमके हो, इवन लेफ्ट पार्टीज हो, वो सारी चीजें उस फ्रेमवर्क के अंदर आ रही है। एक विकल्प के तौर पे मोदी के विकल्प के तौर पर राहुल गांधी जो है उभर रहे, इमर्ज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल तो पूछना था अमित शाह के बारे में, लेकिन लखेड़ा साहब ने ऐसा घुमाया कि मुझे अब सवाल अब बदलना पड़ रहा है। मैं सवाल अब राहुल गांधी पे ही कर रहा हूँ। इन्होंने कहा, लखेड़ा साहब ने, कि साहब राहुल गांधी अब विकल्प है मोदी के, मोदी का रिप्लेसमेंट अब गडकरी से नहीं होगा, मोदी का रिप्लेसमेंट अब अमित शाह से नहीं होगा, मोदी का रिप्लेसमेंट अब योगी आदित्यनाथ से नहीं होगा, मोदी का रिप्लेसमेंट अगर होगा तो वो राहुल गांधी से होगा। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ही कर रहा था प्रोफेसर साहब, आप तो कांग्रेस को भी ट्रैक करते हो, नेशनल पॉलिटिक्स को ट्रैक करते हो, क्या ममता बनर्जी, क्या अखिलेश यादव, क्या लालू, क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ये जो पूरा इंडिया अलायंस का कुनबा है जो आपस में लड़ता भिड़ता भी रहता है, क्या ये सारे के सारे राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? देखिए दीपक जी, लंबे समय तक इन सब में हिचक रही राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा वो पड़ाव है जहां से राहुल गांधी की छवि एकदम बदल गई। आज की तारीख में चाहे वो ममता बनर्जी हो या शरद पवार जैसे सीनियर लोग हों, राहुल गांधी को स्वीकारने में उन्हें कोई हिचक नहीं। और हिचक इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश अब राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। उसमें भी जो सबसे बड़ा तबका है
राहुल गांधी आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। जब मैं सर्वमान्य कह रहा हूं तो अधिकांश लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में बहुमत को ही सर्वमान्य माना जाता है। राहुल गांधी आज डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, इतने सारे सांसद उनके साथ 37 सांसद, तीसरी बड़ी पार्टी देश के, क्या अखिलेश यादव हम उम्र भी हैं, वो भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर? निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उन्हें लखनऊ में रहना है। तो इसलिए राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने में, और दोनों के बीच अच्छी खासी केमिस्ट्री है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश यादव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तेजस्वी को देखेंगे, वहां भी कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे को आप देख लीजिए, वहां से तो बात आ चुकी है कि राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे, उनके प्रवक्ता कह चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि कोई भी स्वीकार करने में हिचक नहीं रह गई है इंडिया अलायंस के पास। राहुल गांधी एक तरह से सर्वसम्मति से उनके नेता हैं, और भारतीय लोगों ने, जो खास करके दलित पिछड़ा तबका है, उसने स्वीकार कर लिया, और मुस्लिम तबका है, ईसाई तबका माने अल्पसंख्यक है जी, वो राहुल गांधी में भविष्य का प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। और इसलिए जब लोग देखने लगते हैं तो फिर राजनीतिक दल और उनके नेता भी मजबूरी में ही सही नेता मान लेते हैं। लखेड़ा साहब, सवाल अमित शाह से शुरू किया था, लेकिन मुझे लगता है आपके जवाबों से मुझे एक जवाब मिल रहा है कि अमित शाह इसलिए बौखलाए हुए हैं कि नवंबर के बाद राहुल गांधी ना सिर्फ सरकार गिरा दें बल्कि अपनी सरकार स्थापित भी कर सकते हैं। जो अमित शाह के सपने थे कि 2025 में मोदी जी रिटायर होंगे सितंबर में, उसके बाद अमित शाह गद्दी संभालेंगे, वो सपने कहीं टूटते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो इंडिकेशंस दिए, जो इशारा किया, वो यही किया कि अगर मोदी के हाथ से 4 राज्य निकले तो नवंबर में तूफान मचेगा हिंदुस्तान की सियासत में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर चलिए मोदी हार गए, हरियाणा हारे, जम्मू कश्मीर हारे, महाराष्ट्र हारे, झारखंड हारे, दिल्ली में भी कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है बीजेपी की, अगर जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे सही साबित होते हैं और मोदी लूज कर जाते हैं, तो क्या नवंबर में अगर नीतीश कुमार या नायडू थोड़ा सा मोदी को लेकर बेचैन रहते हैं, सेकंड थॉट में जाते हैं, तो राहुल गांधी क्या अपना दरवाजा खोलेंगे? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अब एक असर्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, नीतीश से बात करेंगे, नायडू से बात करेंगे, सरकार बनाएंगे? मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की सरकार बनाने की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो राहुल गांधी इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत स्पष्ट जवाब और संक्षिप्त जवाब आपकी बात का देना चाहूंगा कि भारत के सामने जब एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जो अल्पमत सरकार जिसको कहते हैं, जब अल्पमत सरकार 18वीं लोकसभा में बनी है तो बीजेपी के पास संख्या बल 240 है, और वो 2 महत्वपूर्ण जो बैसाखियां हैं 33 सीटों वाली, 30 सीटों वाली, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। ऐसी सिचुएशंस में जब देश में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण उभर रहा है, तमाम किले लूज करती जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से जो गर्मी आती है ना, गर्मी पड़ती है तो आंच आती है, तो लोग जो है पेड़ के नीचे आसरा लेते हैं कि हमें गर्मी कम लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो कुछ ही महीनों में 2025 की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव का सामना करने वाले बिहार में 12 सीटें उनके पास हैं, और उनको आप उनकी राजनीति को आप बिहार में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोट बैंक है उनका, उनकी जो छवि है उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ऐसी सिचुएशंस में जैसे ही नीतीश कुमार पाला पलटेंगे, ऐसी तत्काल तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि नई तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, तो चंद्रबाबू नायडू अकेले बसते हैं जो दक्षिण भारत में, जिनके बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी के 16 एमपी हैं उनके, और 2 उनके एलायंस के एमपी 18। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू पर भी जब आफत आएगी और वो देखेंगे, तो वो 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो तो कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र में मिलकर के लड़ा है। तो वैचारिक तौर पर या सामाजिक समीकरण के तौर पर या सेकुलर पॉलिटिक्स के तौर पर
कोई भी भेद कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति में नहीं है। दोनों ने मिलकर के पिछला चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि दोनों हार गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मैदान खाली हो रहा है। अब ये तय करना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है नवंबर में कि क्या देश इस सरकार के इन दोनों के समर्थन वापस लेने के बाद देश क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगा या एक वैकल्पिक सरकार 18वीं लोकसभा में बनेगी। मुझे 50% चांस लगता है कि मध्यावधि चुनाव रोकने के लिए पर्याप्त समीकरण है, संभावनाएं हैं, और राजनीति में संभावनाओं का खेल है राजनीति। मैं समझ गया कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू ज्यादा कंफर्टेबल हैं राहुल गांधी के साथ, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स है, वोट बैंक के हिसाब से भी कांग्रेस उनको सूट करती है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो कांग्रेस उनके साथ थी, और नायडू से कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। तो ये दोनों अलाइज कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं लगता। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से आप राहुल गांधी को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं प्रोफेसर साहब, कई मंच आपने शेयर किए हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक चीज इन्होंने कही लखेड़ा साहब ने कि अगर सरकार ये अल्पमत में आती है मोदी जी की, तो दो ऑप्शन है, या तो हम मिड टर्म पोल में जाएं, चुनाव कराएं, या फिर कोई एक सरकार बना दी जाए। क्या राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अगर कंसेंसस होता है, और डेफिनेटली मध्यावधि चुनाव के लिए पहले कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही और बहुत जल्दी डावाडोल है, जी जल्दी हो जाएगा। और ऐसे में अगर अवसर मिलता है, मान लीजिए नीतीश कुमार साथ आते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी पीछे से सहमति देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले प्रयास होगा सरकार बनाने का, और उसमें राहुल गांधी पहल भी करेंगे, क्योंकि देश उनकी तरफ देख रहा है। जब देश देखता है तो फिर आप डिग नहीं सकते, फिर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि नहीं साहब हमको तो नहीं, हम सत्ता से मोह नहीं है। ये राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे जो पिछले दिनों करते रहे हैं। 10 साल सरकार रही, हम कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं लेंगे, हम प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। लेकिन अब जब व्यक्ति लोगों का नेता बन जाता है तो उसे लोगों के आदेश का पालन करना होता है। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस पर जनता का आदेश आ गया है, मोदी को जब वो कह रहे हैं, जब जनता का आदेश ही आएगा कि भाई आपको अगवानी करनी है देश और कई मंच पर वो कह भी चुके हैं राहुल गांधी की सरकार जाती हुई सरकार है, इस सरकार के दिन बहुत कम हैं। और जैसा कि कहा प्रोफेसर साहब ने, और बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही कि अब राहुल गांधी वो 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है कि मनमोहन सिंह से कह रहे नहीं हमें मंत्री नहीं बनना, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना। अब राहुल गांधी एक पूरी तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है, जनता उनके पीछे खड़ी है, बहुत उम्मीदें हैं जनता को उनसे, और जब उम्मीद पर नेता आगे बढ़ता है जनता के समर्थन से, तो फिर वहां बैकफुट का कोई सवाल नहीं होता। और दोनों हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि राहुल गांधी एक डिसाइसिव एक स्टेप लेंगे, हो सकता है वो सरकार को लीड करें। इंडिया अलायंस में भी कोई उनको लेकर कोई मतभेद नहीं है, और अगर मौका आता है तो नीतीश और नायडू भी उनके साथ आ सकते हैं। बहरहाल आज आप दोनों आए और अमित शाह पर बात करते करते हम राहुल गांधी पर आ गए, और राहुल गांधी पर जो आज आपने बड़ी खबर दी कि राहुल गांधी एक डिसाइसिव मूड में, निर्णायक मूड में इस सरकार की उल्टी गिनती उन्होंने शुरू कर दी, और इस सरकार को गिराने में राहुल गांधी हिचकेंगे नहीं। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और प्रोफेसर साहब कई दिन के बाद आप जो है हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, दोस्त हैं, आपको बात आपकी सुनना चाहते हैं। बस गुजारिश आपसे ये कि आते रहा करिए, है ना। वैसे भी लखनऊ में जो हम लोग मुलाकात करते थे, कम से कम मुलाकात अब स्क्रीन पे हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच, प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।